अध्यक्ष जी माननीय वीपी सिंह पटेल जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मंडल के पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित लोगों, देखिए देश में संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 और उस संविधान से देश में हमें एक लोकतांत्रिक गणराज्य दिया गया। क्या दिया गया? लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का ये अर्थ हुआ कि जनता ही अब इस देश की मालिक है और इस देश का जो मुखिया होगा वो भी चुना हुआ ही होगा। इंग्लैंड की जो मुखिया हैं वो तो खानदानी राजा महाराजा वहाँ के हैं, लेकिन भारत ने वहाँ की संसदीय प्रणाली का तो नकल किया, लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली का, लेकिन उससे बढ़ करके इस देश में हुआ कि कोई राजा महाराजा अब हमारा हेड ऑफ स्टेट नहीं होगा, बल्कि हेड ऑफ स्टेट जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति। अब लोकतंत्र है, जनता ही मालिक है, लेकिन हुआ क्या? स्वतंत्रता आंदोलन लंबा चला, कांग्रेस ने बड़ी भूमिका अदा की और अंग्रेज साहब बाहर चले गए, कांग्रेस सत्ता में आ गई और एक ही परिवार का, नेहरू जी का शासन चलता रहा। परिवार क्या नेहरू जी का चलता रहा, फिर इंदिरा जी का चलता रहा, फिर राजीव जी का चलता रहा और कांग्रेस की वंशवादी और परिवारवादी नीति से परेशान होकर के और उनकी वर्णवादी नीति कहिए, सवर्णवादी नीति कहिए, सामंती नीति कहिए, जो यहाँ के फ्यूडल लोग हैं, राजा महाराजा, पुरोहित वर्ग, पूरी सबकी सरकार थी कांग्रेस। तो लोहिया जी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, समाजवादी आंदोलन। समाजवाद का आंदोलन चला गया, आया, उन्होंने कहा कि भाई पिछड़ों को 100 में 60 मिलना चाहिए, क्योंकि पिछड़े कहीं सत्ता में नहीं है। अनुसूचित जाति को तो एक बार संवैधानिक आरक्षण मिल गया, एमपी एमएलए का भी और नौकरियों में भी, लेकिन पिछड़े जाति को न कोई संवैधानिक आरक्षण हुआ, यानी पार्लियामेंट में, विधानसभा, लोकसभा में, और न ही नौकरियों में हुआ। ये तो वीपी सिंह ने आकर के बहुत बाद में लागू किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, जिस देश में एक बहुसंख्यक तबका और वो ऐसा तबका जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हर प्रकार से वंचित हो, शोषित हो, पीछे छूटा हुआ हो, ऐसे लोग अगर शासन सत्ता में नहीं आएंगे तो उनका भाग्य नहीं सुधरेगा। क्योंकि ये बड़ी मानी हुई बात है कि जो व्यक्ति सत्ता में होता है उसी की अर्थ सत्ता होती है, उसी की धर्म सत्ता होती है, उसी की न्याय सत्ता होती है, उसी की सब कुछ होती है। हमारे लोग, तमाम लोग बातें करते हैं कि पहले भाई समाज निर्माण किया जाए, समाज को मथा जाए, समाज को जोड़ा जाए और फिर समाज निर्माण हो जाए तो राजनीति खड़ा किया जाए। लेकिन ये काम समानांतर भी चल सकता है और अगर आज हम राजनीतिक सत्ता में होते, हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, लोहिया जी ने तो 60% की बात कही, उन्होंने प्रयास भी किया और उनके प्रयास से तमाम सूबों में पिछड़े जात के लोग नेता बने। उसमें कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में मुख्यमंत्री तक बने। उन्होंने उस समय आरक्षण का वहाँ पूरा एक बहुत बढ़िया सा फार्मूला, यानी आरक्षण को बांटते हुए पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में लागू किया। तो तमाम ये पिछड़े दलित जातियों के बीच से नेता आए और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के बीच से। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि लोहिया जी का
आंदोलन कोई अखिल भारतीय एक स्वरूप नहीं ले पाया, एक पार्टी का कायदे से स्वरूप नहीं ले पाया। अब क्या कारण थे इसके, जो राजनीति के अध्येता हैं, शोधकर्ता हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक दूसरा मूवमेंट आया मान्यवर काशीराम जी का। 1984 में बहुजन समाज की बात की उन्होंने, और बहुजन की बात करते करते हुआ ये कि 84 में पार्टी बनी, आजीवन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर मायावती जी हैं, फिर उनका भतीजा होगा, फिर भतीजे का लड़का होगा, ये सब खानदानी चलेगा। इसके बाद हमारे यहाँ पिछड़ों के नाम पर माननीय मुलायम सिंह जी आए उत्तर प्रदेश में, बिहार में लालू जी आए, और तमाम लोग आए, लेकिन सबने एक खानदानी पार्टी बना दी। और भारत के संविधान में क्या व्यवस्था दी गई थी कि लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, और लोकतांत्रिक गणराज्य के बजाय हमारे दलित पिछड़ों ने खानदानी गणराज्य बना दिया। और जब आप पूरे देश की जनता भाग भी जाता है, देखिए ये देश बहुत बड़ा है, इस देश में अगर किसी जाति को मुगालता हो, किसी व्यक्ति को मुगालता हो कि हम बहुत दिन तक बेवकूफ़ बना लेंगे किसी को, तो अब ये संभव नहीं है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि आप कुछ लोगों को सारे समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, उससे ज़्यादा लोगों के लिए कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला जो वक्त है, अब वो डेट है डन। और दुर्भाग्य ये रहा कि दलित पिछड़ों में हम लोग ऐसे लोगों को स्वीकृति देते रहे, हम लोग उनके लोकतांत्रिक चरित्र का अध्ययन नहीं किया, और या ये कहिए कि हमारे पढ़े लिखे लोगों के बीच से, पत्रकार लोगों में या प्रोफेसर्स लोगों में या नेताओं में ये विमर्श में ही नहीं आया कि हम लोगों के बीच कोई लोकतांत्रिक राजनीति विकसित होना चाहिए। पिछड़ों के राजनीति का या दलित के राजनीति का या शोषित के राजनीति का या बहुजन के राजनीति का लोकतांत्रिक चरित्र हो, इस पर कभी भी विमर्श नहीं हुआ। और हुआ ये कि हम लोग एक ही व्यक्ति को लंबे समय तक बर्दाश्त करते रहे, जिसको जिसको फायदा हुआ MP MLA बनना था उनके साथ जुड़े, लेकिन उसी में से विद्रोह भी शुरू होता रहा। अगर आप देखें कि 84 में काशीराम जी ने पार्टी बनाई, बनाने के बाद उनकी पार्टी में 93 से विद्रोह शुरू हो गया। और काशीराम साहब प्रोफेसर साहब सन 35 के पैदा हैं, और वो 93 में रहे होंगे कितने साल के, हार्डली 60 के, नियर अबाउट 60 के समझिए, बल्कि लेस देन 60। और 60 साल में काशीराम न शारीरिक रूप से बुद्धे थे, न मानसिक रूप से बुद्धे थे, लेकिन ये था कि उनके अंदर यही समझ थी कि अगर क्रांति करेंगे तो काशीराम करेंगे और उनकी बिरादरी करेगी, बाकी किसी में क्रांति करने की कोई औकात नहीं। अपनी तानाशाही चलाई पार्टी में, और जिसको बढ़ाना था उसको बढ़ाना शुरू किए। मायावती जी को तमाम लोग असंतुष्ट हुए, सोनेलाल पटेल जी, जंग बहादुर पटेल जी, राम लखन वर्मा जी, RK चौधरी जी, मौलाना क्या नाम था उनका, मसूद आलम जी, RK चौधरी जी, और वो कौन थे, गोरी जी, राज बहादुर गोरी जी। और ये 93 से ही हटना शुरू किए, और 93 से उनको ये लगा कि इनको जाने दो, लेट देम गो, इनकी कोई औकात नहीं है, और जो BSP से हटेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये तो अवश्य हुआ कि जो BSP से हटे बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए, गैर लोकतांत्रिक चरित्र BSP का था, जो गैर लोकतांत्रिक चरित्र लालू यादव की पार्टी का था, जो गैर लोकतांत्रिक चरित्र मुलायम सिंह की पार्टी का था, वही गैर लोकतांत्रिक पार्टी उन चरित्र उन पार्टियों का भी हो, चाहे RK चौधरी पार्टी बनाए हो, चाहे सोनेलाल पटेल बनाए हो,
चाहे मौलाना मसूद बनाए, जो भी बनाए, सब आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कुछ लोग हाथ थक करके कहीं विलय कर दीजिए, अब कुछ की अपनी वंश परंपरा अभी राजनीति में चल रही है। और धीरे धीरे ये सब बिखरते बिखरते आज पिछड़ों में सैकड़ों दल बन गए। वैसे तो लगभग 3000 दलों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 2500 दलित और पिछड़ों के, आदिवासियों के की पार्टियां हैं, कम से कम 2500 पार्टियां। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे देश में कम से कम 25-30 पार्टी ऐसी होंगी जो दलित पिछड़ों की पार्टी है प्रमुख रूप से, और सब खानदानी पार्टी हैं। यानी पिछड़ों में लोकतंत्र की समझ ही नहीं उत्पन्न हुई। और एक तरफ खानदानी होने के कारण धीरे धीरे कांग्रेस का भी विनाश हुआ, क्योंकि कुछ तो पिछड़ों की राजनीति ने किया और कुछ भाजपा के उदय ने। और भाजपा का आप देखिए, सारे लोग, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आप अध्ययन किए होंगे, देखे भी होंगे कि 1952 में जनसंघ का निर्माण हुआ। 1952 से लेकर के आज तक कम से कम पार्टी का संगठन उनका लोकतांत्रिक रहा। उनके यहाँ पहले 3 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता था, अब उन्होंने कर दिया कि 3-3 साल में 2 साल में 2 बार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है या किसी पद पर, इसके बाद बदल जाएगा। इस देश में सिर्फ बीजेपी एक ऐसी थी जिसने सबको समेटने का प्रयास किया, तो एक बड़ा उसका लंबा चौड़ा आधार बन गया। और आज वो इस स्थिति में है कि उसको सब मिलकर के पहलवान भी उस पहलवान को पराजित करने की स्थिति में नहीं है। वो इसीलिए है कि हम लोगों का चरित्र ही लोकतांत्रिक नहीं हो पा रहा। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें हमारे समाजशास्त्री अध्ययन करें। कहीं न कहीं कोई हम लोगों के डीएनए में गड़बड़ी है। भाई पहले तो जैसे मैंने बताया कि हम व्यक्ति आधारित राजनीति कर रहे हैं। हमारे बीच से एक क्रांतिकारी निकलता है, काशीराम क्रांतिकारी निकले, मुलायम सिंह क्रांतिकारी निकले, लालू यादव निकले, रामविलास पासवान निकले, ऐसे तमाम क्रांतिकारी, सोनेलाल पटेल जी निकले, और सब अकेले अकेले क्रांति करते करते इतने टुकड़ों में ये पूरी राजनीति बिखर गई। आज चंद्रशेखर रावण जी वैसे क्रांति करने निकले हैं। ऐसे तमाम नौजवान हमारे, वो जरा सा टीवी मीडिया ने बढ़ा दिया, जिसको चाहे अभी क्रांतिकारी बना दे ये लोग। आप ही का भाषण वायरल कर दे, 2 मुकदमा कर दे, राष्ट्रीय मीडिया पर बहस हो जाए। आप जहाँ धरना प्रदर्शन करें, कोई पूछताछ न हो, जेल में आपको ले जाएं, अपना आराम से वहाँ पूरी सुविधाएं दें और आप हीरो बन जाते, रातों रात आपको हीरो बना दें। लेकिन ऐसे हीरो बनते बनते हम लोगों की राजनीति चौपट हो गई। देखिए, देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक संविधान है, तो पता नहीं दलित पिछड़े क्यों नहीं पार्टी में लोकतंत्र चाहते, ये बात मतलब समझ ही में नहीं आती। और यहाँ हर आदमी चाहता है, अरे बेवकूफ़ हो, हम संघर्ष किए हैं, आओ जरा संघर्ष करके तो देखो, सड़क पर उतर कर तो देखो, लाठी खा कर तो देखो, हम ही लाठी खाते हैं। अरे भाई तुम कितनी लाठी खाओगे भाई, कितना कर लोगे? बहुत बड़ा देश है, बहुत जातियाँ हैं, बहुत समुदाय है, धर्म है, तमाम तरह की विविधता है। इस विविधता के देश में एक व्यक्ति के नेतृत्व में कोई पार्टी नहीं चल सकती। और इसी कारण हम लोग आज पराभव को प्राप्त हो रहे हैं। आज इस देश में बड़े बड़े विमर्श चल रहे हैं। सवर्ण जातियों ने 2 दल बना लिए। इस देश के सामंतों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने, जमींदारों ने, पुरोहितों ने मिल करके, पूंजीपतियों ने 2 दल बना लिए कि नहीं देश में। एक वंशवादी दल है और एक थोड़ा लोकतांत्रिक दल है, एक कांग्रेस है और दूसरा बीजेपी। अब आपका दल कहाँ है पूरे देश में? मतलब कोई बता सकता है कि पूरे देश में बहुजन का कोई दल है, कोई पिछड़ों का दल है, कोई शोषितों का दल है? बाबू जगदेव प्रसाद ने बिहार में एक शुरुआत की थी। ये मैं कई बार चर्चा में कह चुका हूँ कि पहली बार भारत में शोषित समाज के बीच अगर लोकतांत्रिक पार्टी की शुरुआत की तो बाबू जगदेव प्रसाद जी ने की।
बाबू जगदेव प्रसाद शोषित दल बनाए और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद न बने बल्कि बीपी मंडल जी को बना दिए। बीपी मंडल जी किस बिरादरी के थे? यादव बिरादरी के थे। यानी कोयली ने पार्टी बनाई और यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद रामस्वरूप वर्मा जी से मिलकर इनकी समाज पार्टी थी और उनकी शोषित पार्टी थी, दोनों मिलाकर क्या हो गया? शोषित समाज पार्टी। और अध्यक्ष किसको बना दिया? रामस्वरूप वर्मा जी को। तो एक शुरुआत इन लोगों ने की थी और जब बनारस में अधिवेशन हुआ शोषित समाज दल का, तो बाबू जगदेव प्रसाद का बड़ा प्रसिद्ध भाषण है, पढ़ना चाहिए आप लोगों को उनकी किताबों को। हम लोग दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं, अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति, एक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राजनीति की जो नींव डाली जा रही है, आज पटना और लखनऊ, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह की ताकतें एकजुट हुई है और एक बहुत बड़ा एक क्रांति की शुरुआत है, लोकतांत्रिक क्रांति की। लेकिन दुर्भाग्य था कि 72 में ये पार्टी बनी और 74 में उनका शासन सत्ता द्वारा मर्डर कर दिया गया, शासन सत्ता द्वारा मर्डर कर दिया गया। अब वो फिर आंदोलन आगे नहीं उभर पाया क्योंकि हम लोगों के बीच से लोकतांत्रिक व्यक्तित्व नहीं उभर पाए। और आज पूरे देश में नेता बहुत है, दल बहुत है, लेकिन कोई ऐसा दल नहीं है जो पूरे, चलो भाई दक्षिण भारत के 2-4 राज्यों को छोड़ दीजिए, कम से कम उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र में अपनी राजनीति स्थापित करने की स्थिति में। बसपा जो 3-4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री रही, आज क्या हालत है? एक उनका विधायक है, वो भी अपने दम पर है, वो भी पार्टी के कारण नहीं है, अपने दम पर है। और आगे आप जान लीजिए कि इन व्यक्ति, परिवार और जाति आधारित दलों की कोई भी अब आगे संभावना नहीं है राजनीति में। इनकी सिर्फ इतनी संभावना है कि खुद एमएलए बन जाए, पत्नी बन जाए, पति बन जाए, साला बन जाए, सरहद बन जाए, भतीजा बन जाए, 4-6 टिकट कहीं से झटक ले जाए और 10-20 करोड़ में उसको बेच ले। इसके अतिरिक्त अब इन दलों की कोई औकात नहीं है पूरे देश में। और ये 2 दल कांग्रेस और बीजेपी रहेंगे। और ये इस देश के सामंतों का ये प्रयास है कि इस देश में धीरे धीरे यही 2 दल रहें, कभी हम रहें और कभी ये रहें, और दोनों की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। तो जब दोनों की नीतियों में कोई अंतर नहीं है तो आज इंडिया गठबंधन वाले किसकी पालकी ढोने जा रहे हैं? हमारे जितने दलित पिछड़ों के दल हैं, किसकी पालकी ढोने जा रहे हैं? किसी कांग्रेस की ढोने जा रहे हैं। आज कांग्रेस के लोग जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं। इनकी सरकारें थी तो अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जातिवाद जनगणना करा दिए? इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, सभी को पता होगा, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। प्रस्ताव करीब कैबिनेट से पास हो गया था कि जातिवार जनगणना करा दी जाए, लेकिन कांग्रेस के ही लोगों ने, विशेष रूप से पी चिदम्बरम जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने वीटो पावर लगाकर कह दिया और वीटो पावर उनका मान भी लिया गया क्योंकि वो वीटो पावर कांग्रेस की पूरी कल्चर के मनोनुकूल था, इसलिए वो मान लिया गया। इन्होंने मंडल आयोग के 2 रिपोर्ट दावे रखे। आज तक अपने किस कांग्रेसी राज्य में इन्होंने जातिवाद जनगणना कर दी? तो ये दोनों एक ही हैं, बस ये है कि समय समय पर शोषण के तरीके, शोषण की बारीकियां, शोषण का इनका मोडस ऑपरेंडी वो बदलता रहता है और हम लोग तमाम भ्रम में आ जाते हैं। और इस देश में जनता में कोई कमी नहीं है। ये जनता न 5 किलो गेहूं में बिक रही है, न किसान हमारे 2000 में बिक रहा है, कहीं नहीं बिक रहा है। उसके पास कोई एक व्यापक विकल्प नहीं है, वो किसके पास जाए? हम कई लोगों से पूछे कि भाई हम बीजेपी को नहीं वोट डालना चाहते, आम जनता यही पूछती कि हम बीजेपी को नहीं डालना चाहते, आप बताओ किसको दे?
तो ये जो सपा बसपा वाले हैं, आरजेडी वाले हैं, एक नारा देते हैं कि भाई हम तो ये कर रहे हैं, आप बीजेपी को मत दो, चाहे जिसको दे दो, यानी हमको दे दो। यही तो अर्थ हुआ। और जनता कह रही है कि भाई हम बीजेपी को मत दे, तो ये बताओ किसको दे। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी को मत दो, चाहे जिसको दे दो, यानी हमको दे दो, आरजेडी को दे दो, बसपा को दे दो, सपा को दे दो। और इन्हीं को आज इंडिया गठबंधन में बहुत सीधी सी बात है, अगर पूछा जाए तो सिर्फ यादव और मुस्लिम छोड़ करके कोई तीसरी जाति है जो कम से कम उनके पास मोर देन 50% जुड़ी हो, कोई ऐसी जाति है उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ से ये लोग जीतने का बात देख रहे हैं? तो ये दोनों देश की असलियत है, कांग्रेस और बीजेपी। इस असलियत के समानांतर हम लोगों को एक लंबी दृष्टि रखते हुए ये सम्यक स्वराज पार्टी का ताना बाना रखा गया है। अगर हम लोग अपने चरित्र को, राजनीतिक चरित्र को, अपने जातीय यानी जातीय चरित्र को अगर हम लोकतांत्रिक नहीं बनाएंगे तो ऐसे कांग्रेस बीजेपी शासन करती रहेगी। हमारे जो दल हैं, हमारे ही बीच के लोग कुछ बीजेपी की पालकी ढोते रहेंगे और कुछ कांग्रेस की पालकी ढोते रहेंगे। और दोनों की नीतियां एक हैं, दोनों पूंजीवाद, दोनों सामंतवाद। आज पूरे देश में जब से देश स्वतंत्र हुआ, अगर इस देश में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी गई होती तो आज जनसंख्या हमारी कोई बता दे कि 33 करोड़ से 140 करोड़ हो जाती क्या? जब हमारा देश 47 में स्वतंत्र हुआ, 47 में अमेरिका की जनसंख्या 17 करोड़ थी। कितनी थी? 17 करोड़। और आज अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? 37 करोड़। कितनी है? 33 करोड़ या 34 करोड़ है। अब इंडिया की जनसंख्या 33 करोड़ से कितनी हो गई? 140 करोड़। और हम लोगों के बीच दुनिया भर के फसाद, हिंदू मुस्लिम के, फलाने ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे, फलाने का षड्यंत्र, ढकाने का षड्यंत्र। अरे आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, जो उच्च शिक्षित हैं उनके यहाँ 1 या 2 बच्चे मिलेंगे, और जो बिल्कुल कुशिक्षित हैं वो उनके यहाँ आज भी गांव में देख लीजिए तो जब तक उनकी शादी भी हो गई जल्दी, जब तक वो बेचारे समझने का मौका मिले तब तक तो 4-5 उनके यहाँ हो गए। तो इन लोगों ने चाहा नहीं, और क्यों चाहेंगे? इस देश में आप मुगालते में न रहिए। ये 15% लोग अपने आप में राष्ट्र हैं, अपने आप में देश है। अगर आपको देश संभालने का, सत्ता संभालने का शऊर न पैदा हुआ और हम लोग एकजुट हुए नहीं, और वो भी एकजुट होने का फार्मूला सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति है, लोकतांत्रिक रास्ता है। और लोकतांत्रिक रास्ता का ये सभी कहते हैं कि भाई सब एकजुट हो जाए, एकजुट हो जाए, भाई एकजुट होने का कोई फार्मूला बताओगे ना? यानी आपने एक पार्टी बनाई, प्रोफेसर सीपी सचान साहब एक पार्टी बनाए, आजीवन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर इनके लड़के, और ये चिल्ला रहे हैं सब एकजुट नहीं हो रहा है, एकजुट नहीं हो। अरे कुर्मी ही एकजुट नहीं हो रहे हैं। अरे काहे को कुर्मी एकजुट हो जाए भाई? माननीय पीपी सिंह आपसे कम है क्या? फिर ये अगले दिन एक पार्टी बना लेंगे, अगले दिन क्या नाम है, सतीश सचान साहब बना लेंगे, अगले दिन कोई दूसरे कटियार साहब बना लेंगे, अगले जी वहाँ के अम्बेडकर नगर के पटेल जी बना लेंगे। ऐसे करते रहेंगे। और फिर कुशवाहा आपको क्यों सेटेगा? आपको लोधी क्यों सेटेगा? आपको और तमाम जातियां हैं, आपके क्यों समर्थन में आएंगी? और हम गरिया रहे हैं सबको कि ये देखो आ नहीं रहा मेरे पास, हम इंजन लिए टहल रहे हैं, डब्बे नहीं जुड़ रहे हैं। और इतने इंजन हो गए हैं, इतने इंजन हो गए हैं कि अब डब्बे ही नहीं मिल रहे हैं कि जुड़ने वाले कौन हों। तो आज हम लोगों का एकजुट होने का मात्र एक फार्मूला है, जैसे कहते हैं ना सब एक हो जाए, एक होने का मात्र एक फार्मूला है कि हमारे बीच अगर लोकतांत्रिक पार्टी होती, 84 में काशीराम पार्टी बनाए या मुलायम सिंह बनाए, लालू यादव बनाए, जो भी XYZ बनाए, इवन सोने लाल पटेल बनाए, जो भी बनाए,
अगर इनके आज 3 साल 4 साल 5 साल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता रहता, कभी कुर्मी होता, कभी कोयली होता, कभी नाई होता, कभी बड़ई होता, कभी कुहार होता, कभी सुनार होता, लोहार होता, जो भी काबिल होता, कभी बिहार का होता, कभी मध्य प्रदेश का होता, कभी राजस्थान का होता, तो क्या आज पूरे देश में ये जो अभी बिहार की जनगणना हो गई, बात कर रहे हैं कि साहब हम तो 62% हो गए। अरे तुम 52% हो तो कौन सा तीर मार लिए, अब 62% हो तो कौन सा तीर मार लोगे भाई? कौन से तुम्हारे राजनीति में तब्दीली होने जा रही है? कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है। कौन मान लेगा लालू यादव हरदम रहे 15 साल, फिर तेजस्वी यादव का नेतृत्व कौन मान लेगा भाई? हम लोगों के बीच से चंद लोग होते हैं जो लालची स्वार्थी टाइप के होते हैं, जिनको तत्काल लड्डू चाहिए तो वो जा करके अपना भले टिकट ले आए, लेकिन समाज उनके साथ व्यापक रूप से नहीं जुड़ता। न समाज में जागरूकता की कमी है, न समाज लालची है, न समाज स्वार्थी। यही लोग एकदम कौड़ी वाले लोग थे, यानी जेब में कौड़ी भी नहीं था, यानी बिल्कुल पैसा नहीं था, निकले, चाहे काशीराम खान निकले हो, लालू यादव निकले हो, मुलायम सिंह निकले हो, आम जनता ने उनको भरपूर धन दिया, उनको समर्थन दिया। जनता में कहीं कमी नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि जनता को इतना लोगों ने ठग लिया है, जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि एक अविश्वास की बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। अब इस संकट से उभरने में समय लगेगा, लेकिन अगर हम लोग इस सम्यक स्वराज पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, कठिन काम तो है, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है। आप ये बता दें कि लंबे समय में कांग्रेस और बीजेपी का कोई विकल्प इस देश में पैदा होने जा रहा है तो आप बता दें। मिलकर के भी सारे लोग गठबंधन विकल्प हो जाएंगे तब भी बता दें। मिलकर के भी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस को ही तो प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसको बनाएंगे? किसकी पालकी केंद्र में ढोएंगे ये लोग हैं? और भाई बाकी क्यों वोट देंगे सपा को? बड़ी राजनीतिक बात है, क्योंकि हम लोग पार्टी चला तो राजनीतिक बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बाकी गैर यादव क्यों वोट देंगे? क्योंकि इंडिया का अगर सरकार केंद्र में बन गई तो मंत्री कौन बनेगा केंद्र में? कौन बनेगा? अरे मंत्री हो तो प्रधानमंत्री बनेंगे, यूपी से कौन मंत्री बनेगा? एक तो बन जाएंगे अखिलेश यादव और एक कोई मुस्लिम बना देंगे, एक कोई और उनका कोई चमचा बदलो हो गए। और बिहार से कौन बन जाएगा? तेजस्वी यादव बन जाएंगे, एक कोई मुस्लिम बन जाएगा। क्या क्या करेंगे ये बताएं। तो एक जो समझ नहीं है लोगों को, हम खामखा समाज को गाली गलौज कर रहे हैं, एक जात दूसरे जाति को गाली गलौज कर रही है, ये नहीं जुट रहे हैं। कुछ लोग तो इसी में लगे हुए हैं कि भैया ये कांवड़ ढो रहे हैं। अरे कांवड़ न ढोए तो करें क्या? बीजेपी की सरकार है, बढ़िया टेंट तंबू लगा है, दारू मिल रही है, खाने को मिल रही है, पूरी मिल रही है। अरे भाई जिसकी सत्ता होगी उसी की तो संस्कृति चलेगी ना। आप अभी सत्ता लाइए अपनी, यही पूरा समाज है नमो बुद्धाय जय भीम बोल रहा था कि नहीं है? कुर्मी भी बोल रहा था, कोयली भी बोल रहा था, कहार भी बोल रहा था, लोहार भी बोल रहा था, पूरब से पश्चिम तक नमो बुद्धाय जय भीम बोल रहे थे। बुद्ध कथाएं हो रही थी, बुद्ध विहार बन रहे थे। लेकिन आज क्यों हो रहा है? जिसकी सत्ता होगी उसी की संस्कृति भी होगी। तो सत्ता के लिए, सत्ता माने केंद्र की सत्ता, हम लोग एकजुट हों और एकजुट सिर्फ लोकतांत्रिक ढंग से हो सकते हैं। पहली बार सम्यक स्वराज पार्टी ने एक लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत की है और इसमें नौजवानों को जुड़ने की जरूरत है। देखिए भाई, हम लोग तो हम भी 66 साल के हो गए, बीपी सिंह साहब भी हमसे सीनियर ही है, 5 साल पर, तो वो 67 साल के हो गए होंगे। पूरी हमारी टीम में सब बुजुर्ग शाबान लोग हैं। तो हम लोगों ने तो एक शुरुआत की, लोग मोह छोड़ करके। भाई चाहते तो हम भी, समाजवादी ने कैबिनेट मंत्री का मेरा दर्जा था, हम वहीं बने रहते। हम चाहते तो हम बीजेपी में चले जाते, हम भी MP MLA का टिकट लाते, हम भी कहीं कैबिनेट मंत्री बन जाते, बीपी सिंह साहब कहीं चले जाते, हमारे बीच से तमाम लोग चले जाते। लेकिन एक चिंता है, एक संवेदना है, एक सोच है कि आने वाली पीढ़ी का हमारे क्या होगा। और
जिस समाज को, समाज माने पिछड़ों का समाज, समाज माने पूर्वी समाज, कुशवाहा समाज, लोधी समाज नहीं, समाज माने पिछड़ों के समाज। जिस समाज को अपने पीढ़ियों की चिंता नहीं है वो समाज आज देर सवेर डूब जाएगा। और आपको जो तत्काल कुछ जातियों को भूल करके कुप्पा भी होंगे कि हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पा गए हैं, भविष्य में उनको वो भी नहीं मिलने जा रहा है। हम लोग अगर पार होंगे तो सामूहिक रूप से पार होंगे और डूबेंगे भी तो सब सामूहिक रूप से डूब जाएंगे। इसलिए सामूहिकता की जरूरत है, एक सामूहिक राजनीति विकसित करने की जरूरत है। और सामूहिक राजनीति माने लोकतांत्रिक राजनीति। क्या दिक्कत है भाई, अखिलेश यादव अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हो जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो क्या दिक्कत है? काशीराम की पार्टी में कभी सोनेलाल पटेल हो गए होते, कभी आर.के. चौधरी हो गए होते, कभी खरवास जी हो गए होते, कभी बिहार का कोई पासवान हो गया होता, कभी मध्य प्रदेश। तो आज वो पार्टी कितनी आगे होती, लेकिन सबको अहंकार है कि हम नेता। और ये अहंकार ही ये दलित पिछड़ों को मारे डाल रहा है और इतने पार्टियों ने विभाजित कर दिया। तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए, अहम को तोड़ने के लिए, अहम को तोड़कर, व्यक्तिगत क्रांतिकारिता को तोड़कर, व्यक्तिगत उपक्रम को समाप्त कर, व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लिप्सा और एकला चलो का रास्ता छोड़ करके एक लोकतांत्रिक सामूहिकता का रास्ता सम्यक स्वराज पार्टी अपना रही है, लोकतांत्रिक राजनीति विकसित कर रही है। सभी लोगों का स्वागत है। रास्ता कठिन है, कठिन इसलिए है कि सबको तत्काल लड्डू चाहिए, चाहे खोपड़ी पर 2 जूता भले लगे लेकिन लड्डू सामने रखा रहना चाहिए। फिर कहेंगे देखो पंचों मेरा अपमान हो रहा है। अरे अपमान जहाँ गए हो वहाँ अपमान तो होना ही है, अपमान तो होना ही है। आज हमारे इतने लोग हैं भाई, जो कुछ चाहते हैं, कहाँ दबाव बन रहा है, किसी चीज़ के लिए दबाव बन रहा है केंद्र सरकार पर। कॉलेजियम समाप्त होनी चाहिए, सैकड़ों चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना। व्हाट्सएप पर लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे भाई चाहिए तो ढेर सारे चाहिए, लेकिन इन चाहिए को कर कौन रहा है? करेगा सत्ता ना, और सत्ता जिसके हाथ में वो चाहता नहीं है। तो इसलिए हम सब मिलकर के केंद्र की सत्ता बनाए, और केंद्र की सत्ता मात्र लोकतांत्रिक रास्ते से ही होकर गुजरता है। उसी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। माननीय सचान साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें बोलने का समय दिया, इसलिए धन्यवाद सभी को।